वेलकम टू नया दौर। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। पाकिस्तान में जो सियासत है और जो सिस्टम है, गवर्नेंस का सिस्टम, ये डिलीवरी बेस्ड तो कभी रहा नहीं है और इलेक्शंस भी कभी इस बुनियाद पे नहीं हुए कि कौन सी पार्टी ने बहुत अच्छा डिलीवर किया, आवाम को रिलीफ दिया, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की कि हम रेलेवेंट रहें इंटरनेशनल ऑर्डर में, फॉरेन पॉलिसी बहुत कामयाब दी हो। ये फोर्टेज मैटर नहीं करते। पाकिस्तान में सिर्फ बयानिए मैटर करते हैं, और बयानिए भी वो जो वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं, और उनको तब्दील करते हुए किसी को कोई गुस्सा भी नहीं आता, शर्म भी नहीं आती, परेशानी भी नहीं होती कि लोग पूछेंगे कि आप कुछ दिन पहले तो ये कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं। एक और सियासत जो पाकिस्तान में होती है वो ये है कि किसी एक कॉमन एनिमी को डाउन कर दें और उसके बाद रूल करें। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हुई, उसकी भी बैकग्राउंड यही थी। उससे पहले वोट को इज्जत दो की बात हुई, तो वो भी एक सिविल सुप्रीमेसी का नारा हमने सुना पाकिस्तान में कोई दूसरी तीसरी दफ़ा। लेकिन एज सून एज सुप्रीमेसी कहीं और से मिल गई तो सिविल बीच में से निकल गया। अब अगेन वंस अगेन हम लोग सुन रहे हैं कि कोई नैरेटिव आ रहा है जो कि बहुत एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, और वो किसका है? उन्हीं का है जो 3 दफ़ा ये नैरेटिव पहले भी दे चुके हैं। सिर्फ बीच में कभी कभी वो नज़रियाती होते थे, लेकिन उसके बाद फिर बदल जाते थे। मैं नवाज़ शरीफ की बात कर रही हूँ। वेरियस डेट्स, इस तारीख को आ रहे हैं, इस तारीख को आ रहे हैं। उसके बाद उनके स्पोक्स पर्सनस की डिफरेंट रीज़न्स कि क्यों तारीख आगे क्यों हुई, अब सेहत का क्या आलम है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ऐलान करना कि जनवरी के लास्ट वीक में सपोजिडली एलिजिडली इलेक्शंस हो जाएंगे। ये सब आने वाले एक तूफ़ान का पेश खेमा है। थिंग्स आर नॉट एज दे सीम। नवाज़ शरीफ की वापसी, बहुत सारे लकूनाज हैं बीच में। उनको रेड कारपेट भी चाहिए, उनको क्लीन चिट भी चाहिए, उनको जेल बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन आनन फानन 2 दिन के अंदर अंदर दोबारा से शहबाज शरीफ का उनके पास जाना बहुत सारे क्वेश्चंस रेज़ कर रहा है। यही डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत आखिर कब तक शख्सियात के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, वही पुराने बयानिए रिपीट होते रहेंगे, और क्या एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के बगैर कोई बीच में उतर के ये बता सकता है कि उसने लोगों को क्या डिलीवर किया? इसार राना साहब है मेरे साथ, ताहिर मलिक साहब है मेरे साथ। एक दफ़ा फिर नवाज़ शरीफ कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स की कोशिश कर रहे हैं। इस दफ़ा क्या होगा? देखो ज़ुनैरा, जो पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग है ना, जो बंदे ने 40 साल यहाँ सियासत की, वो जो मर्ज़ी के कैसे आए वो बात की बात है। मेरा ख्याल है कि कुछ मैं जो नून के अंदर के जो सोर्सेज हैं या लोग हैं, और जो नवाज़ शरीफ, वो जो असल चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो है मौला जट स्टाइल। यहाँ की ओवरऑल पाकिस्तान की जो सियासत है वो मौला जट स्टाइल है, और ख़ास तौर पे पंजाब की, क्योंकि पंजाब बहुत ज़्यादा तादाद में। वो मौला जट सियासत क्या है? मौला जट सियासत ये है कि आप जनाब गंडासा लेके ना ताकत को, पावरफुल को चैलेंज करें। यहाँ का जो हीरो है ना, जो पॉलिटिकल हीरो, वो होता है जो अगर ताकत को अगर आप चैलेंज नहीं कर सकते तो फिर आप मेरी तरह के हैं। बेसिकली वोटर की पसंद ये होती है कि जो जिसके पास ताकत है ना, वो जो उसको ललकारेगा उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये मैं आपको राय नहीं, 100% बता रहा हूँ। यही पॉपुलैरिटी की वजह बनी कासिम के अबू की, यही पॉपुलैरिटी की वजह बनी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, यही वजह पॉपुलैरिटी की वजह बनी 2016 में जब नवाज़ ने कहा मुझे क्यों निकाला। अब आते हैं, अब जो आपका असल सवाल है वो ये है कि पहले तो कमाल उसने किया, हमेशा वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ा है, गुस्से में आया है, नेगेटिविटी भी होगी, वो मेरा राना मेरे से बेहतर आपको बता देगा। इस बार नवाज़ शरीफ ने, मौला जट ने 2 गंडासे पकड़ लिए। उसने पहले तो इस्टेब्लिशमेंट का नाम था तरीके से, जिसको हम फौज को हमने इस्टेब्लिशमेंट का नाम दिया। इस बार उसने अदलिया पे भी आ गया, और पहली दफ़ा सर्विंग जज का भी नाम ले लिया कि जनाब इनका भी एहतसाब है। पहले तो साकिब निसार, अब उसने पूरी FIR पूरे पनामा बेंच पे कर दी है कि ये वो लोग हैं। और अब इस तीसरी जो मेरा आर्गूमेंट है, वो आप कहेंगे ये क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि आज शहबाज शरीफ ने भी जो कह दिया है वो साबित ही कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ जो सिनेरियो पाकिस्तान की पॉलिटिकल ये बना रहा है कि सारी चीज़ें बड़ी रोज़ी बड़ी अच्छी जा रही थी 2016 में। कुछ लोग हैं जिसमें कासिम के अबू हैं, जनरल फैज़ हैं, जनरल बाजवा हैं, और एक पनामा का बेंच जिसमें नंबर 1 साकिब निसार है। इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब है नवाज़ शरीफ। एक इंतहाई खुशहाल मुल्क था, 105 रुपये का डॉलर था, 35 रुपये का आटा था, वगैरह वगैरह वगैरह। और वो जो मौला जट आ रहा है
विन विन पोजीशन में आ रहा है, उसको पता है मैदान बड़ा फर्स्ट क्लास है, एक बंदा जेल में है, पीपल्स पार्टी मुझे लगता है पंजाब में इन नहीं है, और वो इसी गंडासे के साथ आ रहा है कि मैं नहीं छड़ांगा, मैंने एहतसाब करना है, मैंने साफ करना है। अब बाकी राना साहब तो क्लियर। इतना आसान है सब कुछ, मतलब जब दिल किया कन्फ्रंटेशन कर ली इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अभी 2 दिन पहले की कन्फेशनल स्टेटमेंट मैं उसको कहूँगी राना सनाउल्लाह की, कि हमने जनरल बाजवा को इसलिए बहुत ज़्यादा आंखों पे बिठा के एक्सटेंशन दी थी कि जो एक फितना फैल रहा था उसको सिर्फ वो रोक सकते थे। दिस इज़ अ कन्फेशन दैट यू टॉपल्ड अ गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। क्या ये जान के किया जा रहा है? अच्छा देखिए ना, जिन लोगों पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बाजवा साहब पे और फैज साहब के ऊपर, तो और पैनामा बेंच के ऊपर भी, तो वो कहते हैं ना कि हाथ ना है तो थू कोड़ा। अब उन्हें नज़र आ रहा है कि मेरी वापसी तो हो नहीं सकती, और मुझे ये लगता है कि वो बड़े भैया को जो लेने गए थे वो छोटे भैया भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। उन्होंने दोनों ने कहा कि भाई माहौल चंगा नहीं गा, और नैब वाले जिया बेकरार है, आई बाहर है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतज़ार है, लेके बैठे हुए डंडा, और जेलें खुल गई हैं, अदालतें खुल गई हैं, केसेस खुल गए, तो में गिले ते पैर रखने की लोड़ कोई नहीं, तो अभी ना जाएं। उसके बाद अब उनके अंदर का फिर से एक वो डेमोक्रेट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट लीडर पैदा हुआ है, नजरियाती। और हाँ नजरियाती हशरियाती, और ठीक है ना, हशरियाती लीडर पैदा हो गया कि जी इन्होंने यूँ किया और उन्होंने। लेकिन इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, कि जिनको आप कह रहे हैं बाजवा साहब को, और भैया मुझे ये बता दें कि केड़ी कौन से आपके पैर जो था उस पर आ गया था कि आपने बाजवा को फिर वोट भी दे दिया, ठीक है। That's the question. अगर बाजवा साहब ही सारी बुराइयों के जड़ थे तो आपने लंदन से क्यों कहा लोगों को अपने कि उन्हें वोट दे दें। दूसरी चीज ये कि आप कह रहे हैं फैज साहब ने ये किया, तो फैज साहब जब आपकी हुकूमत गई तो वो DGISI तो नहीं थे, उस टाइम तो कोई और था। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि वो जो मैंने अभी कहा कि हाथ ना है तो थू कोड़ा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जो ये शहबाज शरीफ साहब भागे भागे गए हैं ना, उसकी 2 रीज़न है। एक तो उन्होंने जाके कहा कि पायन आप जो चूरन बेचना चाह रहे हैं ना, वो चूरन आप अपना बेचें, एस्टेब्लिशमेंट के मोड़े पे रख के गोली ना चलाएं कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट ने यूँ किया, फला ने यूँ किया। आपके पास क्योंकि बयानियाँ नहीं है, क्या बेचेंगे बयानिया में आप, सिवाय ये गालियाँ देने के आपके पास क्या है अवाम के सामने जाने का। नवाज शरीफ साहब से जो जराए कहते हैं वो ये कहते हैं कि जब इजलास में हुआ ना, जावेद लतीफ़ ने इस बात का इकरार किया कि जी वो जब इस्तकबाल में नवाज शरीफ ने कहा कि लोगों ने अगर बिजली के बिल निकाल के दिखा दिया तो हम क्या करेंगे, ठीक है। जावेद लतीफ़ साहब ने एक नई कानून, जो उन दिनों शादियां बड़ी होती हैं, हम नहीं चाहते लोग परेशान हो। वो मुझ शुक्र करें कि मैं तो कह रहा हूँ वो लेडी लिंडन हॉस्पिटल नहीं खड़े हुए थे कि नहीं लोगों के यहाँ और भी बड़े मसाइल हैं तो कोई जाएगा नहीं। बच्चों वाली बातें, और भाई जिन्होंने जाना है अच्छा चलें, अब तो ये हो गया, ब्याह बहुत हो गई जी, ब्याह दी वजह लोग की, और नोट फेंक रहे हैं तो कोई लूट रहे हैं तो इसलिए नहीं जा रहे। तो जब पहले 2 दफ़ा आए तो आपके भैया क्यों नहीं पहुंचे भैया एयरपोर्ट पे, और अपनी गवर्नमेंट में होते हुए भी ये उनको वापस नहीं ला सकते। और फिर एक चीज़ और, मैं क्योंकि मियां साहब मलिक साहब आज थोड़े अंदर 2 मिनट और ले रहा हूं, तुम मजा ठीक है, 2 मिनट और ले रहा हूं, बड़ी हिटिंग करो। मैं पता है क्यों ठंडा, मेरे गंडासे का कोई जवाब नहीं देता। मैं पता क्यों, मैंने कहा है सुल्तान रही आ रहा है, बज गज के आ रहा है, डरो उस वक्त से। अब नहीं बाहर आ रहा हूं ना कि ठंडा ठंडा क्यों हूं, गुड बॉय क्यों बने हुआ मैं ठंडा पता क्यों हूं कि मुझे ना वो जो ओस ठंडी लंदन में पड़ी है ना और आपके अरमानों पे पड़ी है, उसकी ठंडक मुझे यहाँ तक महसूस हो रही है। अच्छा। वो जो जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, जैसे पहले हीट महसूस होती थी, अब इनको ठंडक भी महसूस हो रही है। अब वो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जावेद लतीफ़ वाली बात मैंने आपको की कि भाई जब शहबाज शरीफ साहब अपने नवाज शरीफ साहब का एक जुमला सुने जो अभी तमाम चैनल्स में भी चला कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, और पाइंदर अपनी कुछड़ी ची हाथ पा लेंदे, वो आपके साथ ही तो बैठे हुए थे। 16 महीने जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इस आगडार आपने कभी अपने बुकल दे चोरों को ही नहीं देखा, आपने मंजी थले डांग ही नहीं फेरी कभी, आपको यही नहीं पता कि आप इतनी मासूमियत से कह रहे हैं वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क। और भाई 16 महीने में आपके भैया ने मुल्क की इकोनॉमी तैयार, और अब सुन लें, अगर अब वो ये कहते हैं ना ये निगरान हुकूमत मुल्क का तबाही कर रही है, तो 8 वजीर जो हैं वो तो नून लीग के इसमें, तो हुकूमत किसकी है? 8 वजीर तुम्हारे इसमें बैठे हुए मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। पहले 16 महीने तुम्हारा भैया वो कर गया, अभी भी आप पूछ रहे हैं कि जो कौन
मैं सिर्फ एक जुमला कि मियाँ साहब को, मलिक साहब चूंकि आपके बड़े आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं उनके साथ, और तो सुबह मुलाकात होती है, नाश्ता करते हैं। नहीं वो तो मेरा मुझे लगता है कि सुबह लंदन चला जाता हूँ ना, शाम को आ जाता हूँ। ख्वाबों ख्यालों में भी आपको, आप व्हाट्सएप ग्रुप में अच्छे अच्छे लतीफ़े भी उन्हें भेजते हैं, उन्हें बहुत अच्छा शौक है लतीफ़े सुनने का। लेकिन मैं इसे उन्हें एक बात बता दें कि इस बार इस्टेब्लिशमेंट इस बात पे राजी नहीं है कि वो ही आपको लेके आए गोद में उठा के चंदा के इंडोरे में उड़ा ख्याल है कि नहीं, और उन्हीं का सॉरी थोड़ा मैं आपकी गुस्ताखी करना चाह रहा हूँ। अच्छा, वो जब सऊदी अरब गया था वो रिक्शे पे गया था ना, जब वो जेल में बैठा था उसने अंदर से एक सुरुंग लगाई और लंदन चला गया था। मतलब मैं ऐसा ज्यादा की कहूँ, भाई मैं यही तुम्हारे इन्हीं ने भेजा उसको। हमारी वो एस्टेब्लिशमेंट क्या रही है कि हमारी बिल्ली हमें म्याऊ ना करे, म्याऊ किसी और पास से करके म्याऊ म्याऊ करे। म्याऊ बाद में देखते हैं, लेकिन आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। जो इनको फैसिलिटेट करता है या बाद में उसी के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। इनकी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी ना होती, इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई गवर्नमेंट को मजबूर ना किया होता, अदालतों ने ऐसी बातें ना की होती कि इनकी सेहत ख़राब हुई तो कौन ज़िम्मेदार है, तो आज मियाँ नवाज शरीफ बाहर आराम से बैठ के कॉफ़ी ना पी रहे होते। नंबर 2, अगर राना सनाउल्लाह के मुताबिक जो उनको एक्सटेंशन दी वो इसलिए दी बिकॉज़ गवर्नमेंट उल्टाने में उन्हें हेल्प इन्हीं से मिल सकती थी, इनको तो फिर बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। अब फिर इल्ज़ाम तराशियाँ फ़ौज के ऊपर वंस अगेन। ये ड्रामा कब तक चलेगा कि जब हुकूमत में हैं तो सब ठीक है, जब बाहर हैं तो इस्टेब्लिशमेंट पे चढ़ाई कर दें? वाई नहीं जुनैरा, अगर फिर आपने अगर इतने बड़े इनकलाब लेने आए थे कासिम के अबू के, पाकिस्तान में करप्शन खत्म कर दूंगा इनकी, नहीं, मैं नवाज शरीफ की बात मैं उधर ही आने लगा हूँ ना, तो आप ऐसी बात करती हैं। आप भूल गई हैं यास्मीन राशिदा वज़ीर सेहत पंजाब, इन कानूनी गुनाहगार आंखों ने सुना कि मैं मेडिकल खुद डॉक्टर हूँ, वज़ीर हूँ, ये काम हो गया, ये खतरनाक है, उनको भी शामिल कर। नहीं, एक सेकंड। अच्छा, ये पता क्या करते हैं, मैं इनसे सवाल करती हूँ नवाज शरीफ का, ये शुरू हो जाते हैं कासिम के अब्बू से। शरीफ आदमी उसे पता है कि नवाज शरीफ को अगर तो नवाज शरीफ की सियासत इस चीज़ पे खड़ी है कि जब भी कोई सवाल करो तो पहले कासिम के अब्बा पे एक गोली चलाओ, दूसरी इस्टेब्लिशमेंट पे चलाओ, फिर सामने आओ, तो ये तो सियासत नहीं है। नहीं, ये सियासत नहीं है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ ना, मैं तो आपके एहतसाब को चैलेंज कर रहा हूँ। आप तो कौन सा एहतसाब? जो ये तरीके इंसाफ करने आई थी ना आपके अपने। मैं आपसे नवाज शरीफ का सवाल करें। नवाज शरीफ हमेशा कन्फ्रंटेशन करके हीरो बनने की कोशिश करते हैं, जब जरूरत पड़ती है उसी एस्टेब्लिशमेंट से फैसिलिटेशन भी लेते हैं हर मामले में। ये कब तक चलेगा? ये मेरा हाल है, अब ये लास्ट टाइम है, पता नहीं अब लास्ट टाइम आके वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनता है कि कोई कुछ और चीज़ होती है। मैं तरीके से यही बात कर सकता हूँ। मैंने आपको शुरू में बताया है कि ये यहाँ का जो वोटर है ना, उसकी एक साइकी है, उसका एक माइंड सेट है। पाकिस्तानी कभी कमज़ोर लीडर को पसंद नहीं करता, ये मेरी राय, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। और इसीलिए आप देखें 3 दिन पहले जब यहाँ पे होटल में उनकी बेटी बैठी है, सारे लोग बैठे हैं, उसने स्टार्ट लिया और मैं हैरान रह गया जो मैंने अल्फाज सुने। मैंने आज तक जजेस का सुना था, अदलिया का सुना था, बाई नेम आप सर्विंग जजेस, उस जज का भी नाम ले रहे हैं जो आने वाला चीफ जस्टिस है पाकिस्तान का। फिर आपने वो तो जो बैठा हुआ था वो उसको नहीं छोड़ते। ये पॉइंट मेरा फिर वही है कि आपने एक टोन बना ली है कि हम जाके ना एंटी इस्टेब्लिशमेंट, और वो इस चीज़ से भी लड़े हैं कि किसने कहा कि कासिम का अबू बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, असल हीरो तो मैं हूँ। और आज आप शहबाज शरीफ की सारी बातें सुन लें, क्रक्स उसकी मैं आपको समरी देने लगा। समरी ये है कि नवाज आ रहा है नंबर 1, और सारी तबाही बर्बादी किससे हुई है? 2016 से हुई है, और हम वहीं से जाके शुरू करेंगे। उससे पहले क्या था? उससे पहले सारी एम्प्लॉयमेंट में मतलब हम बूम में थे। उससे पहले हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम में थी। मैं जाके जॉन लोइस में यूँ कपड़ा उठाती थी तो उसके पीछे लिखा होता था मेड इन पाकिस्तान। उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या थी इकोनॉमी हमारी? ये नवाज शरीफ का दौर बड़ा आइडियल बताते हैं कि 105 का नहीं, फिर तो उससे पहले यहाँ पे दूध और शहद की नहरें होनी चाहिए थी, वो मेरी मेमोरी में क्यों नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, ये जो बातचीत है शहबाज शरीफ की, ये वो बातें हैं जिनके टिकर पढ़ के ना अब यकीन नहीं आता। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई, तरक्की का सफ़र जहाँ से रुका था वहीं से शुरू होगा। हम किसी से इंतकाम में बिलीव नहीं रखते। अब सुन लेना, ये जो अभी मियाँ साहब अपने देखना रांझा कर दी नहीं, मैं आप पे रांझा हुई कि मेरे तो अब मुंह पे इसने मियाँ साहब ही चढ़ा दिया। मुझे तो ये मलक भी इतने घने बालों के बावजूद जो मियाँ साहब लगता है, ठीक है ना? आपका नंबर चेंज होने वाला है ना? हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है, ये से ज़रा करीब करना पड़ेगा। देखिए, ये अभी जैसे इन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ के दौर में तो 105 रुपये का डॉलर था और 35 रुपये का आटा था, तो इन्हें बताया कि मुशर्रफ के दौर में तो 72 रुपये का डॉलर था और 17 रुपये का आटा था।
1960 में उससे भी सस्ता था। हाँ, तो ये तो कोई दलील ना हुई ना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप जो कह रहे हैं शहबाज शरीफ की, तो वो एक गाना था कि कोई नवा लारा ला के मैनू रोल जा, झूठिया भी एक झूठ होर बोल जा। तो शहबाज शरीफ साहब की तो क्रेडिबिलिटी है कि मैं अपने कपड़े बेच के आटा लेके आऊँगा, मैंने जरदारी को अगर पकड़ के ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। मैं मीनार पाकिस्तान में खड़े होके वो खाकी सा वो पहन के और हैट लगा के और वो धूप में चलांगी पखियां करते हुए कि मैंने अगर बिजली का यूं ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ। तो मियाँ साहब ने कहा, छोटे भाई, छोटे भरा, तेरी अगे क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं की, तू एक झूठ और बोल देगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, कह दो मैं अक्टूबर में आऊँगा, ठीक है। एक शेख साहब तो किसी ने कहा, वो नौकरानी ने कहा देखा मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेरा महीना बढ़ा दें, कहते आज से तुम्हारा महीना 34 दिनों का है, ठीक है ना। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब जो चाहे कह दें कि 34 दिनों बाद आएंगे। भाई मैंने जो चेक किया है उस तारीख में अभी तक उनके नाम की बुकिंग नहीं है किसी भी जगह पे भी। वो 32 अक्टूबर को तो नहीं आ रहे? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, मुझे यही लग रहा है, पक्का लग रहा है। और अच्छा, एक बात और नवाज शरीफ साहब, मियाँ साहब, वो मलिक साहब, आपने कहा ना भुट्टो बनने आ रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, आशिक और सुदाई में बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। फंदे को चूम के गले में डालने वाले और सिर्फ खौफ से, कैद की खौफ से मुल्क से भाग जाने वालों में फ़र्क करना सीखें। अच्छा, जो लोग खड़े होके मुकाबला करते हैं, जो लोग जेलों में रह के मुकाबला करते हैं मुश्किलात का, आप उनको उससे मिला रहे हैं जो जरा सी हवा चलती है पुठी तो वो लंदन भाग जाते हैं या जद्दा भाग जाते हैं। कल परसों से, वैसे 2 दिन से एक और बयानिया भी फ्लोट कर रहा है, बताएं। वो ये है कि मियां नवाज शरीफ की जान को ख़तरा हो सकता है, अगर वो यहाँ आएंगे तो वो कैंपेन नहीं कर सकेंगे, बहुत मुश्किल होगा, और हम नहीं चाहते कि हम एक और भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मुतहम्मिल हों। ये मैं नाम लिए बगैर कह रही हूँ, लेकिन ये टॉक शोज़ में क्रेडिबल सीनियर जर्नलिस्ट डिस्कस कर रहे हैं। एक तो ये चीज़, दूसरा अभी नैब केसेस खुल गए हैं, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट का फैसला बाकी है, उसका जो भी फैसला आ जाए, अभी 63A बाकी है। आपको क्यों लगता है नवाज शरीफ आके रिस्क लेंगे? ये सारा ही इज बिल्डिंग द प्रेशर। आपने तो मेरा आसान कर दिया। क्या इसमें क्या प्रेशर है? आपको जब नजर आ रहा है, देखे ना, गेम साफ नजर आ रही है कि एक तरफ फंदा बन गया, फंदे में कोई मुझे बंदा नजर दे। कासिम का वो तो पहली जेल में है, कहानी गई मुक। बाकी मुझे कोई पीपल्स पार्टी का बंदा दिखा दें जिसका केस नहीं खुला, मुझे नून का कोई बंदा दिखा दें जिसका केस नहीं बना। ये बड़े समझदार लोग हैं, ये पावर स्ट्रेटजी समझते हैं। ये मैसेजेस किसी और जगह जा रहे हैं कि उनको पता है कि आगे नैब भी आ गई, आगे वो भी खड़ा है। और आप मुझे बताएं, अगर इस मुल्क ने इलेक्शन कराने हैं, एक बंदा तो आपने जेल में डाल दिया, जरदारी, और 60% आपका पंजाब है, सर आप पाकिस्तान देख लें, वेयर इज पीपल्स पार्टी। मुझे बताएं, अगर इसको भी आप माइनस करते हैं, इनको भी नैब पे ले जाते हैं, तो फिर मुझे बताएं इलेक्शन क्या होंगे। उनकी बेटी है, उनकी आगे पूरे खानदान में इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। बेटी का भी उसमें नाम है, सबका नाम है, शहबाज का नाम नहीं, है। तो फिर इसका मतलब है पूरी फैमिली गई। मैं आप उससे लार्जर सवाल कर रहा हूं। हो सकता है दिस इज अ वे टू रिप्लेस द पॉलिटिकल एलीट। एक मिनट मेरी एक बात सुन लो। मैं ये समझ रहा हूँ कि नवाज शरीफ इसको लड़ाई बनाने का निज़ाम के साथ, और ये देख लें आहिस्ता आहिस्ता वो इस लड़ाई को ले जाएगा। निज़ाम आप किसको कहते हैं? भाई ताकतवर का जो निज़ाम है वो उसी लड़ाई, ताकत से तो वो ताकत मुस्तार लेते रहे हैं, अब वो उसी का तमाशा बनाएंगे। सियासत में नथिंग स्टेज फॉर एवर। अब उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग है कोई। इस मुल्क में मैंने हमेशा एक बात पे स्टैंड किया है कि इस मुल्क को चलाने में सबसे बड़ा फैक्टर होता है, आपने चलाना है पाकिस्तान कर्जों के साथ। कर्जे कौन किसको दे रहा है और किसको मिलेंगे? नवाज शरीफ बच्चा नहीं है, औखा हो रहा है, उसके पीछे कोई रीजंस हैं, उसके पीछे उसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंडीशंस का भी पता है, उसको पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशंस का भी पता है। पाकिस्तान पे इतना प्रेशर है कि आपका वज़ीर आज़म यूनाइटेड नेशन जाता है और आप फ़ौरन अनाउंस कर देते हैं जनाब हम जनवरी में इलेक्शन कराएंगे। दुनिया को भी तो फेस करना है। तो इत्तेफाक भी हो सकता है, भी इत्तेफाक हो सकता है। आपके ख्याल में असल में जब आप नवाज शरीफ के लेंस से चीज़ों को देखते हैं, तो फिर आपको चीज़ें अपनी जगह लॉजिकली बात करो ना, मुझे लॉजिकली बात करो। मुझे ये समझा नवाज शरीफ की सियासत में क्या बुराई है मुझे बताओ ना। अभी हमारे सामने है जो कासिम के अब्बा का हाल हो रहा है, ठीक है। नैब के केसेस कैसे खुले हैं? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से खुले हैं, हाईएस्ट कोर्ट से। जो उस पर अमल नहीं करेगा वो क्या होगा? वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा, ठीक है। जिस तरह 14 मई को हुई थी। 14 मई को क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना इलेक्शन कराओ, तो जनाब ने कहा ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। मैं कहा जिस तरह वो कंटेम्प्ट तो साइड पे हो गई ना, उसका नाम तो ना पीडीएम ने लिया, उसका नाम तो ना नवाज शरीफ। या तो फिर नवाज शरीफ आए, यस दिस इज माय अपील टू हिम,
आप आएँ और आप कहें कि सारे वो फैसले रेस्टोर करें जो सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, सब पे अमल दरामद हो, बेशक मुझे जेल में डाल दें, लेकिन फिर 14 मई का भी जो फैसला है उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन कराएं। जो सिलेक्टिव अरेंजमेंट्स हैं, मुझे तो सिर्फ उन पे एतराज़ है। देखिए, जो मियाँ साहब है ना, वो भोले हैं, पर इतने भोले नहीं हैं कि वो आके कहें हाँ है जी मेरे पे सारे मुकदमे। और भाई राना सनाउल्ला क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि हमने बाजवा साहब के साथ मिलकर साजिश की और कासिम के अच्छा एक 7 ये देखे ना हम किस तरह की जिंदगी गुजारते। कासिम के अब्बू, हम नाम नहीं ले सकते, वो एक गांव के अंदर एक ना, और बाय द वे ये टाइम और ये चीज नवाज शरीफ खुद भी भुगत चुके हैं। ऐसे ही है, एक गांव में ये रवाज था कि खवातीन अपने शौहर का नाम नहीं लेती थी। तो एक आदमी का नाम मक्खन सिंह था, तो वो खातून ना लस्सी बलो रही थी, तो उसके बेटे ने कहा अम्मी एक ही तैरंडे है, तो अब वो मक्खन नहीं कह सकती थी, कहते तो अब्बा तैरंडे है, ठीक है। तो भाई हम नाम ले सीधा यार कासिम के अब्बू। नहीं ये नवाज शरीफ ने कहा कि कासिम का अब्बू को किसने कहा है? तो भाई आप एमी नानो दे पाई जा हर बुराई का मैं नवाज शरीफ नहीं डाल रहा, उन्होंने अपना हिस्सा डाला है। नहीं मेरा सवाल ये है फिर सच बताओ ना, सोसाइटी में पावर इतनी नहीं है नवाज शरीफ के पास कि वो कासिम का अब्बू नहीं, आप कहते हैं कि ही इज पुलिंग द स्ट्रिंग्स, सारा सिस्टम उनका गुलाम है। ये पुलिंग द स्ट्रिंग सुन ले। मेरा एक फिक्रा ले लो, एक फिक्रा। मैं समझता हूँ कि तरीके इंसाफ ने जो पॉलिटिकल जो सियासत की है, उन्होंने अपना, मैं उस लंबी तफसील में नहीं जाता, उसका सारा बेनिफिशियरी नवाज बन गया और इसीलिए वो चढ़ा हुआ। यहाँ पे रहे, यहाँ पे मुझे ब्रेक लेनी है। नहीं, ये बेनिफिशियरी पे आके मुझसे जरूर पूछिएगा। बेनिफिशियरी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब ये कि जो मैंने शुरू में बात की थी कि एक सियासतदान का डाउनफॉल जो है उसका बेनिफिशियरी दूसरा सियासतदान होता है। जब उसकी बारी आती है तो पहले का जिसका डाउनफॉल हुआ होता है वो बेनिफिशियरी बन जाता है। ये वो सर्कस है जिसकी मैं बात कर रही थी कि ये नहीं हो सकता कि एक वक्त में आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुडी और सब कुछ ठीक करें और आप लोग 1 पेज पे हों, जिस तरह पीटीआई वाले कहा करते थे जी 1 पेज है, बाद में सब ने देखा कि वो सिंगल पेज भी नहीं था। ये नहीं हो सकता कि आप ये तमाशा बनाएं कि जब आपको हेल्प चाहिए हो आप इस्टेब्लिशमेंट को यूज़ करें और जब आप वापस आएँ तो आप सिविल सुप्रीमेसी और वोट को इज़्ज़त दो को दोबारा ज़िंदा कर दें और ट्रायल करने की डिमांड करें उन्हीं जनरल्स की जिनका आपका वफाकी वज़ीर इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि उसने हमारी हेल्प की थी इन द ऊस्टर ऑफ द गवर्नमेंट। ये हैं वो डबल स्टैंडर्ड्स जिसकी वजह से कौन सा ऐसा नैरेटिव होगा मुझे नहीं समझ में आ रहा जिसको लेके मियाँ साहब 21 अक्टूबर को या जब भी आएंगे और उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और लेवल प्लेइंग फील्ड जो मांग रही थी मरीम नवाज़ बहुत अरसे से, हम जैसे आम लोग ये समझ रहे थे कि वो अब मौजूद है बिकॉज़ पीटीआई इज़ आउट, पीपल्स पार्टी का नाम निशान नहीं है पंजाब में कहीं भी। तो पंजाब इज़ ओपन, यहाँ पर आराम से नून लीग कैंपेन करे और चैम्पियन बन के आए और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जैसी छोटी सी पार्टी तो आई एम श्योर इनके आगे कोई हैसियत ही नहीं रखती होगी। लेकिन अजीब सूरत हाल है कि इतनी लेवल प्लेइंग फील्ड है, इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो गई है और इलेक्शन कमीशन ने जितना इंडोर्स किया है नून लीग को कि उन्होंने फ़ौरन जो वोटर लिस्टें बनानी थी, हल्का बंदियाँ करनी थी, उन्होंने इतनी स्पीड से की हैं कि मेरे ख्याल है उनको सितारा इम्तियाज़ बनता है। अब उन्होंने सब कुछ तैयारियां कर ली हैं तो मियाँ साहब के बयानात जो हैं वो एक दफ़ा फिर डोल ड्रम्स में हैं। तो इलेक्शन इस सारी सिचुएशन में जिसमें अभी तक बयानिए का ही फ़ैसला नहीं हो रहा, यही नहीं समझ में आ रही कि शहादत जो चाहते हैं नवाज़ शरीफ वो उन्होंने किसकी करनी है। तो फिर ये इलेक्शंस किसके लिए होने जा रहा है, इसमें कौन होगा, कौन कैंपेन कर रहा होगा, अगर उनकी जान को भी ख़तरा है जैसे मैंने पहले कहा। और वाकई में फजलुर रहमान और उनकी पार्टी पे तो टेररिस्ट अटैक्स हो भी चुके हैं। तो ये इलेक्शंस कहाँ मुझे आपको नज़र आ रहे हैं, ऑन ग्राउंड नज़र आ रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ। तो आप लाहौर की जिस सड़क पे गली में जाएं वो उन्होंने उखाड़ दी है तरक्याती कामों के नाम पे। वो बाजीगर जो हर 4 साल बाद आते हैं ना, क्या कहते हैं, अपना बाजीगरी दिखाने, रंगबाजी दिखाने, वो पहुंच चुके हैं। सड़कें उन्होंने उखाड़ दी हैं कि जी यहाँ पे अब नई ईंटें लगेंगी। यानी आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाने के इनके हरबे देखें कि जो सड़कें बनी हुई भी थी ना, लाहौर की जो गलियां बनी हुई थी उनको भी उखाड़ दिया है कि ये दोबारा से बनेंगी।
ताकि वो जो पैसे हमने लिए वो हलाल हो सके। या इससे अंदाज़ा करें मेंटालिटी का इन लोगों का, कि ये समझते हैं कि इंसान की औकात वो सड़कें पुट के दोबारा बनाने में है। अच्छा, अब आ जाए, आपने अभी बेनिफिशरी की बात की थी। देखे, कासिम के अब्बू ने 9 मई थी ना, 9 मई को जो किया उसका वो फेस कर रही है, उनकी पार्टी फेस कर रही है। खुदकुश हमला जो उन्होंने अपने ऊपर किया वो फेस कर रही है। और मैं हर बार एक ही बात कहता हूं कि भाई अगर कोई रियासत से टकराया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल यही होगा। लेकिन ये मुझे एक बात का जवाब दें कि इनके मियां साहब के इन बयानात से तो अब कासिम के अब्बू बेनिफिशरी हो रहे हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट, वो तो एक गौन तो फिलहाल फर्क क्या है? मैं अर्ज कर रहा हूं, वो तो फिलहाल कल का नहीं मुझे पता, क्योंकि पाकिस्तान अनहोनियों का मुल्क है, किसी टाइम भी कोई अनहोनी हो सकती है। इस मुल्क में ये अनहोनी हो सकती है कि एक बंदा वजीर आजम के तैयारे में फरार होता है, 4 साल वो इश्तारी रहता है, 4 साल बाद वजीर आजम के तैयारे में बैठ के आता है, वो वजीर खजाना बनता है, फिर वो अपनी सारी मराद भी 4 साल की लेता है। ये अनहोनियाँ सब पाकिस्तान में हो सकती हैं, तो कल को कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल कासिम के अब्बू तो एक साइड पे हो गए हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो बयानियाँ ले रहे हैं, वो मुझे पता है कि थू कोड़े वाली बात है, उन्हें नजर आ गया मैं नहीं जा सकता, तो अब वो अपने आप को जरा बनाने चे गवेरा और क्या नाम है नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश ये शो कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उनको एस्टेब्लिशमेंट से खतरा है। अब वो ये कहेंगे कि देखो जी, मैं इसलिए नहीं आया कि एस्टेब्लिशमेंट अब मुझे आने नहीं दे रही क्योंकि मैं उनके खिलाफ हूँ, मैं देखो उनके खिलाफ बातें कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आने नहीं दे। असल बात ये कि उन्हें अपने मुकदमात का पता है कि गले पहचान के मेरे में आया थे, ठीक है ना। तो अच्छा, अगर पैनामा बेंच गलत था तो अब जो दोबारा ऑर्डर्स के तहत जो कुछ इन्वेस्टिगेशन दोबारा नैब में कौन कौन से बेंच गलत होंगे? जुनेरा मुझे एक बात बताएं, पैनामा बेंच गलत था तो जिस बेंच ने कासिम सूरी की रूलिंग को कहा गैर आईनी है, वो कौन था? जिसने सदर के क्या नाम है उसको आर्डर को कहा कि सदर गलत कह रहे हैं, गैर आईनी कर रहे हैं, वो कौन था? नवाज शरीफ को जिन्होंने रेड कारपेट के जरिए मुल्क से बाहर भेजा, वो कौन था? सफदर को, मरियम को 10 मिनट के समाअत के बाद केस खत्म कर दिया, वो कौन था? इसाक डार के केसेस खत्म करने के बाद वजीर खारजा के तौर पे पाकिस्तान बुलाया गया, वो कौन था? सलमान को हिफाजती जमानत जो है आने से पहले दी, वो कौन था? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था, फर्द जुर्मी नहीं लग सकी, वो कौन था? चक्कर देने लोगों को, इतने तुम रहते नहीं as long as the system is serving you, all is well। जैसे ही आपके खिलाफ कुछ चीजें नजर आए तो आप फिर से खड़े हो जाएं, मैं नजरियाती हो गया हूँ। सारी ऐसे कौन? मतलब मुझे याद है हमारा सारा पॉलिटिकल कल्चर ही ऐसा है। तो ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है इस बात की। मैं तो रियलिटी की बात कर रहा हूँ, आप एक इंटेलेक्चुअल बात कर रही हैं। मैं बिल्कुल इंटेलेक्चुअल हाँ का मुझे याद अच्छा, है। मुझे इंटेलेक्चुअल बना के ना ये साइड पे कर देते यहाँ तो चलती है ऐसे मैं है तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये जो जेल जाने की बात हुई थी कि वो आएंगे तो जेल भी चले जाएंगे, फिर हुआ नहीं राहदारी, ज़मानत ले लेंगे, मतलब लग रहा था काजी फाइज ईसा भी आ गए हैं, लग रहा था हर लिहाज से बड़ा सेटिस्फैक्ट्री ग्राउंड मौजूद है उनके आने का। वहाँ से बैठ के एकदम फिर से जनरल बाजवा पे अटैक्स, जनरल फैज़ पे अटैक्स, और उसके बाद एकदम से आनियाँ जानियाँ शुरू हो गई। तो ये नज़र नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है? नहीं, एक तो मुझे लगा ना कि जनाब ने वो राणे के लेक्चर को बड़े सीरियस ले लिया कि जैसे राणे ने भी कोई कंप्यूटर से पूछा वो आ रहा कि नहीं आ रहा। जितनी इतलात हैं, जितनी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन एज ए जर्नलिस्ट, ही इज़ कमिंग। नंबर 1, वो जेल जाने के लिए भी तैयार है क्योंकि उसकी रीज़न है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे लिए ये लाइफ एंड डेथ है। अब 72-73 साल का आदमी कितने हजार साल अगर जाने को तैयार हैं तो भागे क्यों थे? वो भागे इसीलिए था, कोई सेंस नहीं थी उसको। अब सेंस प्रिवेल कर गई। भाई सेंस प्रिवेल, आप मेरा पॉइंट ही नहीं समझ रहे। हाँ। इस सोसाइटी में अगर तो आप कहें ना कि इलेक्शन से आप आते जाते हैं, आप लोगों की वॉइस से वजीर आज़म बनते हैं, आप पॉलिटिकली काम करते हैं, तो फिर तो मैं चुप कर जाता हूँ। इस रियासत के, इस निज़ाम के अपने मैकेनिक्स हैं, यहाँ की गेम कुछ डिफरेंट है, उसका वो एक खिलाड़ी है। वो आपका जुल्फ़कार अली भुट्टो आता है, सुनते जाओ ना मुझे, 4 साल के बाद छुट्टी। एक खिलाड़ी एक ही मैच खेलता है, बार-बार एक ही मैच खेलता है। आपके पॉपुलर लीडरों के साथ क्या हो? मैं सुनो ना, एक मिनट मेरी बात सुनो। कन्फ्रंटेशन, चौथी दफा दोबारा कन्फ्रंटेशन, और एक्सपेक्ट करना कि अब नवाज शरीफ आएगा तो हमारी जिंदगी बदल देगा। कौन एक्सेप्ट करेगा इसको? एग्जिस्ट यहाँ पे जुल्फ़कार अली भुट्टो द मोस्ट पावरफुल मैन आया 14 अगस्त 1977 को 73 को आया, 5 जुलाई 77 चल छुट्टी और आगे फांसी।
कासिम काबू मोस्ट पॉपुलर मैन 3.5 साल। ये आदमी पावर को समझता है, सिस्टम को समझता है, 40 साल से रेलेवेंट है। और सक्सेस क्या मैं कन्विंस हो गई हूँ। व्हाट इज सक्सेस? मैं कन्विंस हो गई नहीं, वाकई सक्सेस क्या है? आप ये कह रहे हैं 3 साल में इतने इतने बड़े नाम आए। आप ये कह रहे हैं कि नजरिया रखते हैं यहाँ साइड पे, है ही कोई नहीं। फजूल में मॉरल अथॉरिटी की आप लोगों ने रट लगाई बिल्कुल होती सही है, कोई जरूरत नहीं है। यही मेरा argument लोग है। क्या होते हैं, लोग तो हर हाल में बोलते ही रहते हैं साइड पे मैटर ही नहीं करते। मुझे आने दो बस यही। और मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने दो, मेरे खानदान को आने दो। जब मुझे जेल में डालोगे मैं बाहर से प्रेशर डलवाऊंगा और भाग जाऊंगा। अभी मैं आना चाहता हूँ, मुझे आने दो। ये बादशाहत चल रही है। मलिक साहब जो कह रहे हैं ना कि वो खिलाड़ी है। हाँ। एक औरत को ना 3 बार तलाक हुई और तीनों बार हर तलाक के बाद वो एकदम घर बसती थी, एक तलाक के बाद फिर। और जब 3 बार तलाक हो गई तो चौथी बार उसने कहा कि अपने मियाँ को आपने मुझे क्यों निकाला घर से? इस्टेब्लिशमेंट 3 बार तुम्हें तलाक दे चुकी है, तुम्हें आज तक यही समझ नहीं आ रहा मुझे निकाला क्यों? तुम्हारे करतूतों की वजह से निकाला। भाई अच्छा बात। तुम जैसे ही तुम्हारे पास ताकत आती है तुम अपने अंदर से सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनने की कोशिश करने लग जाते हो। इस सिस्टम को रियासत से जो भी टकराया है, ठीक है, उसने उसको भुगता ना, तो ये भी भुगतेंगे। तो ये भी कि टकरा ही रहे हैं ना। हाँ। ये क्या कर रहे हैं? देखें, आप नवाज शरीफ की हिस्ट्री को सही तरह नहीं पढ़े। एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का सबसे जो पावरफुल आदमी है उसका नाम था सदर इसाक। 47 से वो शुरू हुआ CSP। वो CSP नहीं था, वो पटवारी वगैरह होते होते वो सेक्रेटरी ख़जाना बना, वो गवर्नर स्टेट बैंक बना, पाकिस्तान का सदर बना। जनरल काकर से जब प्यार मोहब्बत इनका 2020 मैच हुआ तो जिगर ने कहा कि भाई बात सुनो, मेरा रिज़ाइन है तो ये भी रिज़ाइन करेगा। ये पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे पावरफुल सिंबल आया था ना एस्टैब्लिशमेंट का, इसने उससे इस्तीफा दिलाया। फिर जनरल जंगीर करामत ने लाहौर में एक स्पीच की, वो एक एज ए प्राइम मिनिस्टर, ये पाकिस्तान की तारीख का वाक़या है, जो भी था उनका अच्छापन था, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। फिर ये वाहद बंदा जिसने साबिक आर्मी चीफ पे आर्टिकल 6 लगा दिया, चाहे ये 10 दफ़ा खुद कहता है कि मुझे सारी सज़ा मिली है कि जनरल मुशर्रफ पे मैंने मुकदमा किया, फिर ये ऑन रिकॉर्ड खुद कहता है कि मैं हूँ, आई एम द वन जिसने जनरल ईद को एक्सटेंशन नहीं दी, और वो मुसलसल लड़ रहा है। आप मानेंगे 1981 में he is a confrontationist. That's his problem because that is exactly what PTI chairman did. कन्फ्रंटेशन सेम ही पॉलिटिक्स है दोनों की। तो फिर एक हीरो क्यों है और एक विलन मेरा क्यों तो दोनों हीरो हैं, दोनों एक दूसरी चीज, दूसरा सवाल मेरा, दूसरा सवाल 1981 में पहली दफा ये वजीर बने थे जी, वजीर खजाना। 42 इयर्स में एक शख्स एक ही पॉलिटिक्स किए जा रहा है। वो बार बार आता है कुर्सी सदारत पे या जो बादशाह सलामत की वो है तख्त है उस पर बैठते हैं, वहाँ से बैठ के उन्हीं को मारना शुरू कर देते हैं जिनकी मदद से आते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, फिर रिपीट। इसीलिए तो मुल्क यहाँ खड़ा है जहाँ हम हैं, ठीक है। और बाकी सब किस लिए आते हैं? बकौल उन्हीं के, वो गैप फिल अरेंजमेंट होता है, वो वक्ती अरेंजमेंट होता है जी। थर्ड फोर्स आ गई। अगर बाकी सारे गैप फिल करने के लिए आते हैं, ये जो परमानेंट फीचर है इसको ही अगर आज तक अकल नहीं आई तो बाकियों को क्या ब्लेम करें? देखें, अभी मलिक साहब ने कहा ना, वहीद काकड़ साहब, मैं वहीं से शुरू करना चाह रहा हूँ। मुझे तो मासूमियत पे ना मलिक साहब के बड़ा मेरा कभी कभी दिल करता है कि मैं ना छलांग मार के इनका माथा चूम लूँ, ठीक है। इतने मासूम हैं ये खुद कि हर एक वो कितनी बहादुरी वाली बात है कि वहीद काकड़ साहब ने, हिस्ट्री कहती है कि ऐसे करके स्टिक पकड़ी और कहा मियाँ साहब ये कागज़ पड़ा, इस पर इस्तीफ़ा लिखें। और मियाँ साहब ने कमाल बहादुरी कहते नहीं पहले सदर साहब से इस्तीफ़ा लो फिर मैं लूँ। कैसे बहादुर आदमी है? मैं इस्तीफ़ा तो दूंगा लेकिन पहले सदर साहब से। क्या बहादुरी है? मुशर्रफ के ऊपर जनाब वो आर्टिकल 6 लगा लिया, वो यहीं फिरता रहा, पकड़ते लेते ना, पकड़ के दिखा लेते ना, क्या वो आप इतने लगा देने से क्या होता है, ठीक है। वो फिर रहे थे ना, यहीं पे फिर रहे थे। चक शहजाद में जाके वो टेनिस खेलता था, वो स्विमिंग पूल करते थे, में नहाते थे, ठीक है ना। साढ़े तो टूटी पानी नहीं आता, वो स्विमिंग पूल में नहाते थे, ठीक है ना। तो कर लेते, कुछ करना था, इतने ही आप बड़े बहादुर थे तो कर लेते ना। असल चीज ये है कि जो आप बात कह रही हैं कि हमें इस निज़ाम को एक दफ़ा डिफाइन करने की ज़रूरत है। ये बड़ी संजीदा बात है कि हमें ये तय करना पड़ेगा कि इस मुल्क के अंदर ताकत का मतलब क्या है और ताकत है कहाँ पे। आप दीवार से टकराते रहे, सर फाड़ते रहे। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है लेकिन कोई मानता ही नहीं है उसको। सब संजीदा हो गया। नहीं मैं कभी ना यार, मैं इस तरह ना करूं। मलक मेरा दिल करता है कि मैं तेरे कंधे अच्छा, के ऊपर हाथ रख के ये बात कह सकूं। अच्छा चलें ये बता दें, इलेक्शन की डेट क्यों आई है?
देखो सीधी सीधी बात है, दुनिया में 203 ममालिक हैं, आप यूनाइटेड नेशन गए हैं, पूरी दुनिया में पहले तो एक निगरान वज़ीर आज़म नाम की कोई चीज़ नहीं। आपका पहला और आखिरी सवाल एक ही बनना था, पूरी दुनिया से जहाँ आपने जाना था, जहाँ प्रेस ने जाना था, जहाँ दुनिया के 90 के करीब वज़ीर आज़म आए हैं, कोई 70 के करीब प्रेसिडेंट आए हैं, वफद आए हैं, आप क्या किसी को जवाब दोगे कि यार मुझे नहीं पता लगे, दुनिया को आपसे क्या लगे? तो आपको आप ये कह रहे हैं फेस सेविंग के लिए यार हमारी अनाउंसमेंट हो गई है, अब अगर फेस सेविंग के लिए इन्होंने इलेक्शन की डेट दी है और यूएनजीए क्या एक इजलास होता है, अभी खत्म हो जाएगा, वो वापस आ जाएंगे, वापस आके क्या कहेंगे, हम नहीं कराते? नहीं कराना होंगे, मैं तो स्टैंड कर रहा हूँ इस पे कि इलेक्शन भी होंगे, नवाज भी आएगा, यू विल सी इट, मैं भी यहाँ हूँ। अच्छा, आपको इस डेट पे इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? देखें, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है ना, उसके मुंह की तारीफ नहीं है, जो किसी में खूबी है वो माननी चाहिए। हमारा इलेक्शन कमीशन दुनिया का वाहिद इलेक्शन कमीशन है जिसने अपनी पूरी तारीख में एक भी इंतखाब जो है ना शफाफ नहीं कराया। ज़बरदस्त, ठीक है ना, एक भी इंतखाब ऐसा नहीं कराया जिसे पूरी कौम कहे कि ये बड़ा क्रेडिबल है। ठीक है, लेकिन डस्का इलेक्शन पे जो रिपोर्ट लिखी थी वो तो ऐसी आइडियल रिपोर्ट थी कि उससे पता चलता था कि अगर काम करना चाहें तो ये कैसे करते हैं। जी जी, और उससे ये भी पता चलता था कि ताकत के कॉरिडोर आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। तो वो ना फिल्म हीर रांझा में ना वो कहता है कह दो, उसे कहता है मुनव्वर ज़रीफ को, कहता है कि आज से ना तूने रांझे पे नज़र रखनी है। तो वो कहता है जी असी पहले हीर ते रखी सी, हुण चुक के रांझे ते रख दांगे, साडा की जाता है, इतना ही है ना। ठीक है ना। तो सो इजी, सो इजी। उन्होंने वो आंख जो कहीं और रखी थी उन्होंने चुक के कहीं और रख दी। ठीक है, इतनी ही हमारी हैसियत, इतनी हमारी, आई एम सॉरी टू से लफ्ज़ सख्त है, इतनी हमारी औकात है। और एक चीज़ ये कि इलेक्शन कमीशन जो हमारा है वो इसलिए ऐसा है क्योंकि हमने हमेशा अवाम को वोट के नाम पे बेवकूफ़ बनाया है। ठीक है, वोट को इज्जत दो कह के और रात के अंधेरों में गाड़ी की डिग्गियों में छुप के हम जाके लोगों के पैर पकड़ते रहे। ठीक है, वो कमर दर्द अब निकलती है जब बंदा वजीर आजम नहीं रहता तो कमर इधर कहना मेरे चूक पे आ गई। ओ भाई, वो जो तुम डिग्गियों के अंदर छुप के जाके मिलते रहे हो वो चूकते पैनी है कानून। आप डिग्गी वाले वजीर आजम की बात कर रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि वोट को इज्जत दो। इसमें देखो ना थोड़ी संजीदा बात भी कर लेते हैं, वैसे तो मजाक। अच्छा, इससे पहले मजाक चल रहा था, आने से तो मोहब्बत है ना, मजाक नहीं चल रहा, ये सीरियस बात हो रही है। अच्छा, मतलब सिवाय आपके यहाँ कोई सीरियस नहीं है? महंगा सीरियस ये कुछ पसंदी का शिकार हो गए। ना मैं कोई संजीदा, बातें इतनी कड़वी होती हैं कि मलक चाहे भी तो क्या नाम है खुश नहीं हो सकता, संजीदा होना पड़ता है। नहीं, संजीदा बात कर रहा हूँ ना, थोड़ी संजीदा बात करते हैं। अब 2013 में इलेक्शन हुए हैं, 18 में अगर पाकिस्तान के लोग वोट करते नवाज शरीफ को कि तुमने ये कर दिया बुरा, जो आप लोग का आर्गूमेंट है, तो पाकिस्तान कहाँ होना था। इसी तरह PTI को वोट करते 5 साल के बाद तो पाकिस्तान ने कहाँ होना था। आप प्रोसेस ही नहीं चलने देते, 2.5 साल 2 साल जो निज़ाम है। आप कौन है? ये निज़ाम है, ये मुल्क है, जिस तरह का। इतना भी संजीदा ना करो आपको, आप कैसे क्या मतलब है? ओहो, यही तो लोग हैं। अच्छा, यही तो एक दूसरे की टांगे नहीं, लेकिन एक सुनहरा मुझे एक बात बताओ, बड़ी सियारी और कौन खींचता है? कमाल है, आप पता नहीं कौन सा सिस्टम चलाओ तो सही हो जाएगा। ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद अगर एक जुमला मैं कह दूं कि मियाँ साहब जो ये कह रहे हैं कि लिखवा ले मैं अगला वजीर आज़म हूँ, इस पे हमारे इदारों को अपनी पोजीशन की वजाहत करनी चाहिए कि क्या एक शख्स इतना ताकतवर है कि वो लंदन में बैठ के कह रहा है कि लिख लें, मुझे ना इस्टेब्लिशमेंट रोक सकती है, ना अदलिया रोक सकती है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं वजीर आज़म हूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर उनसे पूछना चाहिए कि भाई आपके पास कौन सी ऐसी ताकत आ गई है जिसमें आप कह रहे हैं ये इदारे कुछ नहीं है, मैं वजीर आज़म बन के दिखा दूंगा। उनसे कुछ पूछना बहुत मुश्किल है, उन तक एक्सेस सिर्फ उनके फेवरेट सहाफ़ियों की है। अपनी मर्जी के लोगों से बात करते हैं, अपनी मर्जी के बयानात लिख के दे देते हैं, वही छप जाते हैं, एक्सेस तक तो नहीं है बादशाह सलामत तक। पॉइंट मेरा सिर्फ ये है कि नवाज़ शरीफ अगर इतना ताकतवर आदमी है, जो कि मेरे मलिक साहब शो करते रहते हैं हर वक्त, उसको जो है ना बाकायदा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो अपनी इस काबिलियत को मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते, सिर्फ अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं? दूसरा, वो एक बहुत ही बुरा जुमला हम सुनते रहे हैं किसी के बारे में कि खाता है तो लगाता भी है।
भाई अगर वो खाते हुए थोड़ा बहुत भी लगाता तो हम यहाँ तक ना पहुँचे होते जहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो ये वो शिकायत हैं जो सियासतदानों से हैं, क्योंकि हमने तो उन्हीं से पूछना है, हमने उन्हीं को वोट देना है, हम नहीं जानते बाकी लोग कौन से एक्टर्स क्या कर रहे हैं बीच में। ये उनके साथ जाके अगर डील्स करते हैं तो ये उनकी गलती है। आज एक हीरो है, कल दूसरा विलन होगा, इसमें क्रश सिर्फ आवाम हो रही है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। और कुछ बात कर लेते हैं UNGA का जो इजलास चल रहा है न्यूयॉर्क में। हमारे निगरान वज़ीर आज़म जब तक यहाँ थे तो वो कहते रहे कि अफ़गानिस्तान के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, हमारे उनके साथ बड़े कल्चरल ताल्लुकात हैं और हमें बैठ के मसलों को हल करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे जाके उन्होंने कहा है कि दाइश और TTP हम पे हमले कर रही है। इसी तरह उन्होंने कहा कि चाइना और पाकिस्तान का रिलेशनशिप अगर अंडरस्टैंड करना है तो चाइना पाकिस्तान के लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे US के लिए इजराइल। अब मसला ये है कि हम तो बहुत शोर सुनते रहे कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है और हम चाइनीज़ कैंप में जा रहे हैं, हम रशियन कैंप में जा रहे हैं। तो वहाँ जाके ये मिसाल देना कि असल में तो चाइना से हम इतने करीब हैं जितना अमेरिका इसराइल से करीब है, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो इंटरनेशनली पोस्चरिंग डिफरेंट, डोमेस्टिकली डिफरेंट, इसका क्या मतलब है? इसके अलावा एलिज़ाबेथ हर्स्ट हैं, एक अमेरिकन डिप्लोमेट हैं और उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के साइडलाइंस पे जो मुख्तलिफ इजलास हो रहे होते हैं उसमें कहा है कि सिर्फ क्रेडिबल इलेक्शंस ही पाकिस्तान के मसाइल का हल है। तो किस लेवल तक पाकिस्तान के इलेक्शंस डिस्कस हो रहे हैं, पाकिस्तान इस वक्त किस प्रेशर में है और वो उसको किस तरह बैलेंस कर रहा है, इसके बारे में ख़बरें नहीं आ रही, सिर्फ हम बयानात पढ़ते रहते हैं। आपको क्या लग रहा है? आप कह रहे हैं कि इलेक्शन डेट दी ही इसलिए कि इंटरनेशनल प्रेशर है, तो वो तो अगर आ भी जाएँ और उसके बाद इसको डिले करेंगे, कितना डिले कर लेंगे? नहीं, डिले हो नहीं सकता ना। आप अगर आप चलें पाकिस्तान के अंदर से बात करते हैं, आप डिले कर लेते हैं, आप डिले करते हैं, आपकी सेनेट भी नहीं बन रही आगे। अगर आपकी सेनेट नहीं बन रही तो फिर आपका सदर भी कहाँ से आप सिस्टम नहीं चलेगा। देखें ना, हर एक चीज़ की लिमिट है। मैं अगर छुट्टी कर गया, चलो अगर राना साहब है, आप शो कर सकती हैं, हम तीनों छुट्टी कर लें, नहीं शो चलेगा। पाकिस्तान को फिर ये मार्शल लगानी पड़ेगी। मैं जो आर्गूमेंट कर रहा हूँ वो अपनी जगह आप कर रहे हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी सारी दुनिया यही देख रही है कि यार ये दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, ये एटॉमिक पावर है, ये दुनिया की 6ठी बड़ी आर्मी है, पाकिस्तान को आप माइनस ही नहीं कर सकते। अल्लाह ने आपको कितना अच्छी लोकेशन दी है, आप नहीं बच सकते, आपको ये इलेक्शन कराने पड़ेंगे। मैं कोई नवाज शरीफ की हिमायत में नहीं कर रहा, ये आपने इस दुनिया में अगर 2023 में रहना आपको करना पड़ेगा। अब देखें हमारी जो सिचुएशन आपने जो किया, हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वहाँ जाके उन्होंने, यहाँ पे हमारा एक अजीब कॉन्फिडेंस है, वहाँ जो आपने कहा उन्होंने कहा दाइश हम पे हमले कर रही है, तालिबान हम पे हमले कर रहे हैं। तो हम, मेरा ख्याल है ये कहीं ना कहीं अभी तक हमारे सब कॉन्शियस में यही छुपा हुआ है कि जो गोरा साहब है ना मगरब, उसको बताएं जी हम पे बड़े जुल्म होते हैं, हमें बचाएं, हमें संभालें। मेरा ख्याल है हमें थोड़ी सी एक अपनी अना दिखानी चाहिए। दूसरी एक और चीज़ है जो आपने बड़ी पहले बात की, दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो चाइना के भी ताल्लुकात रखते हैं, अमेरिका से भी रखते हैं, रशिया से भी रखते हैं। ये दुनिया का कोई तरीका नहीं कि अगर आप मेरे से इस्लाम दुआ अच्छी करती हैं तो मेरी राना से लड़ाई हो जाए। मेरे में ये इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि आई शुड बी फ्रेंड ऑफ राना, आपका भी मैं दोस्त हूँ। पाकिस्तान के पास अल्लाह का शुक्र है, वो इंटेलिजेंस है, वो सफारतकारी है कि हम चाइना के भी दोस्त हों, हम दोस्त किसी के ना हो, हम चाइना से भी अपने फायदे नेशनल इंटरेस्ट है, अमेरिका से भी अपने फायदे लें, रशिया से भी। ये मुझे बहस नहीं समझ आ रही 75 साल से कि हमने जाना कहाँ है, हमने हर एक से फायदे लेने। अच्छा, इंडिया अगर बहुत कोई सक्सेसफुल एंड करना चाहता G20 समिट का, तो वो कोई ना कोई ऐसी बात कह सकता था जिसमें थोड़ी सी एंडोर्समेंट यूक्रेन वॉर की आ जाती, जो कि उन्होंने अभी तक नहीं दी। लेकिन वो अपने स्टांस से 1 इंच पीछे नहीं हटा। सो एक वक्त में वो ऑयल भी ले रहा है रशिया से, उसके ऑयल टैंकर्स जो हैं वो आते हैं, वो रिफाइन करके ऑयल जर्मनी को भी सप्लाई कर रहे हैं। वो जब पूरे मल्टीपोलर वे में चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते? देखिए ये वाली बात जो है ना कि हम चीन के लिए ऐसे हैं, ये बात चीन कहता तो कुछ बेहतर होती कि चीन कहता कि पाकिस्तान हमारे लिए ऐसे है, वो हमें ओन करता, रेदर देन हम ये कहें कि वो हमें ओन कर रहे हैं। ये तो चीन का मौका होना चाहिए, अजीब सी। और फिर ये दूसरी बात ये कि कासिम के अबू, उनके ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी तौर पे तनहा कर दिया। तो अब हम कहाँ खड़े? खलीज ममालिक जो हैं वो अमेरिका के साथ मिलकर भारत के साथ लंबा एक प्लान कर रहे हैं
ठीक है, हम वहाँ जाके कह रहे हैं कि अमेरिका, हम तो चीन की गोद में बैठे हुए। तो ये सारी चीज़ें बड़ा मैटर करती है। और G20 वाली जो बात है, देखें कनाडा ने जो स्टैंड लिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनकी न्यू जो स्पाई एजेंसीज हैं वो भारत को किसी तरह फेवर कर रही हैं, लेकिन कनाडा ने स्टांस ले लिया और उसको यूएस ने एंडोर्स किया है, फ्रांस ने एंडोर्स किया है अपने शहरी के मैं लिए। एक आपसे छोटी सी बात कहता हूँ कि मुल्कों की खुद मुख्तारी लफ्ज़ों से नहीं आती, मुल्कों की खुद मुख्तारी पे पहरा देने से आती है। हमारे मुल्क से अमेरिका हमारी बेटी को उठा के ले जाता है और हम उससे मिन्नतें कर रहे होते हैं, हमें मिलने की एक्सेस दे दो, हैं। यूसुफ रमज़ी को ले जाता है, इमल कांसी को उठा के ले जाता है, दिन दिहाड़े अमरीकी 2 बंदों को गोलियां मार देते हैं और फिर वो जेल के अंदर उनका ये हिसाब रखा जाता है कि इन तक आवाज़ अजान की ना जाए, ये वो हो रहे हैं, आवाज़ें कम कर दी जाती हैं ऑन रिकॉर्ड। तो हम क्या, हमारी हैसियत औकात है कि हम दुनिया को ये बताते हैं कि देखो जी चीन हमारा अंकल है, हमारे सर पे खड़ा है। भाई हम खुद बहुत बड़ी कुव्वत हैं, दुनिया मजबूर है हमें तस्लीम करने के लिए कि हम दुनिया की एटमी कुव्वत हैं, और दुनिया हमें मजबूर है इस खित्ते के अंदर, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, पाकिस्तान के बगैर उनका कोई मुफाद मुकम्मल नहीं होता। तो और हम इस तरह अपने आप को पोज कर रहे होते हैं कि या अल्लाह हमें कोई ईदी के झूले की तरह हमें उसमें से उठा के और लोरी देनी शुरू कर दे। अच्छा, ये जो स्टैंड लिया है जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में, अपने एक शहरी के लिए लिया है ना, चाहे वो सिख है या जो भी है, ये होता है अपनी कांग्रेस में खड़े होके अपनी कौम की तरफ से बात करना और दुनिया को मैसेज देना कि वी आर सो सेंसिटिव अबाउट आवर सिटीजन्स। ये इंडिया को कितना हर्ट कर सकता है? देखिए, इस वक्त जो गेम समझने वाली ना, एक तो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को चैलेंज हो गया। वेस्ट की सिविलाइजेशन, कागज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे है सिटीज़न, वो काला है, गोरा है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जो भी है, एक देसी है ना, हमारे हम भी पंजाबी हैं, वो उस पंजाब का एक देसी है, वो वहाँ चला गया, वो सिटीज़न बन गया। एक तो उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन की पोजीशन पे चले गए कि हमारी सिविलाइजेशन में हमारे घर आके तुमने हमारा शहरी मारा है, ये कोई छोटी जी बात नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा, चाचा जी अमेरिका गौर करो, देखो क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा फ्रांस गौर करो, ये मसला हमारा अब कनाडा का नहीं, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब आते हैं इंडिया की साइड पे। इंडिया इसका क्या फ़ायदा उठाना चाह रहा है? आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जब भी इंडिया में कोई इलेक्शन होगा तो इस तरह का काम होगा। अब मोदी को पता है कि 40 से 50 करोड़ वहाँ पे हिंदू है। मोदी जो एक चीज़ लेके आया, उस पर आप जो मर्जी उसके अल्फाज, वो एक नई थॉट लेके आया कि 2000 साल से इंडिया को जो अक्सरियत हिंदू है वो अब्यूज़ हुई है। उसमें मुसलमान ने रूल किया, उसमें यूनानी ने रूल किया है, ईरानी ने रूल किया। वो कह रहा है कि वी आर न्यू इंडिया। अब न्यू इंडिया क्या है कि जनाब कनाडा का वीज़ा हम बंद करते हैं। न्यू इंडिया ये है कि हम वहाँ के कनाडा के सफारतकार को निकालते हैं। मेरे बचपन में कनाडा हमारे लिए ऐसे था, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, उनकी चीज़ जैसे कोई शाल मीनार पे जाना है। अब वो बता ये रहा कि काका 8 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड है, तुम्हें लॉस होगा। तो मैं साबित, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा ये पॉलिटिकल गेम चली विद इन इंडिया। इंडिया का जो हिंदू माइंड है उसके लिए ये बहुत बड़ी डोज है। हम वाकई दुनिया के हुक्मरान बन गए, हमने कनाडा का भी बंदा निकाल दिया। तो मुझे लगता है कि उधर अपनी सिविलाइजेशन का मसला पड़ गया, इधर जो इंडिया है, इंडिया इसको कन्वर्ट करेगा बड़े आराम से इलेक्शन कैंपेन में कि देखें अब आज का ये दिस इज़ अ न्यू इंडिया, हम कितने बड़े अब काबिल इज्जत हो गए। पाकिस्तान का बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग स्टांस है कि जो इंडियन टेररिज्म है, जो कश्मीर में भी होती है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान के अंदर होती है, उसका नोटिस लिया जाए और उसको रजिस्टर कराया जाए इंटरनेशनली। और इंडिया हमेशा से पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का निशाना बनाता रहा है, कहता रहा है जी हम उसका निशाना बनते हैं। ये फर्स्ट टाइम है किसी वेस्टर्न कंट्री ने इस बात को एंडोर्स किया है कि दिस इज़ हैपनिंग। और मोदी साहब इसको कैसे प्ले करते हैं वी डोंट नो दैट, बट इससे निकलता ये है, जो एक आप मॉरल ऑफ द स्टोरी लेते हैं, वो ये है कि सॉवरेंटी गार्ड करनी पड़ती है। अपने एक सिटीज़न के लिए भी खड़े होकर अगर जस्टिन ट्रूडो ने स्टैंड लिया है, इसका जो भी आउटकम निकले, लेकिन सॉवरेंटी और डेमोक्रेसी, इन दो चीज़ों को मुस्तकिल गार्ड करना पड़ता है। अनलाइक आवर कंट्री, जहाँ पे इन्हीं को जेपरडाइज कर देते हैं हमारे सियासतदान, जब आना चाह रहे हों, जब जाना चाह रहे हों, जो भी मनूवरिंग करना चाह रहे हों, उसके लिए दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। इसलिए मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया है। और आखिर में ये कहूँगी कि जो IMF की MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, उन्होंने एक दफ़ा फिर हमारे वज़ीर आज़म को कहा है, मुलाकात करके कहा है कि टैक्स द रिच, गुर्बत से मारे हुए लोगों के ऊपर हमने नहीं कहा कि आप टैक्स लगाएं। सो मेरे ख्याल है ये बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है IMF की तरफ से कि ये जो बिल्स आ रहे हैं और जो कुछ हो रहा है ये IMF के कहने पे नहीं हो रहा।
I'll see you tomorrow.